कहते हैं कि ईश्वर जब कुछ रिश्तों को रक्त संबंधों में बांधना भूल गया तो उसने मित्र बनाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक इस मित्रता की चर्चा मैं क्यों करने लगा। दरअसल आजकल एक खास प्रकार का मित्र चर्चा में बना हुआ है जिसका नाम है व्योम मित्र। जी हाँ, हम व्योम मित्र की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वैज्ञानिकों के एक ऐसे मित्र के रूप में पटल पर उभर कर आया है जो उनके सुख में भी शामिल होगा और उनके दुख में भी। तो आज की हमारे चर्चा का केंद्र व्योम मित्र है। आप आज की चर्चा हम इसी पर केंद्रित रखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है आज की चर्चा और किन बिंदुओं के अंतर्गत हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये खबर क्या है, फिर हम देखेंगे कि व्योम मित्र चर्चा में क्यों है, फिर हम समझेंगे व्योम मित्र है क्या, इसके बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारियां, इसी से संबंधित एक ऐसी शब्दावली ह्यूमैनॉइड, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आगे देखेंगे कि रोबोट जिसकी श्रेणी में ये आता है उसका लाभ क्या है, और अंत में होगा परिपाटी के अनुरूप एक अभ्यास प्रश्न। तो आज की इस श्रृंखला को हम इन बिंदुओं के अंतर्गत शुरू करेंगे। सबसे पहले हम खबर को देख लें तो खबर है, जैसा कि फर्स्ट की खबर है कि व्हाट वी नो अबाउट व्योममित्र द फीमेल ह्यूमैनॉइड दैट इसरो इज सेंडिंग ऑन द गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन के साथ भेजी जाने वाली यह संरचना इसलिए सुर्खियों में बनी हुई है। साथ ही कुछ अन्य कारण भी हैं जिसकी वजह से यह चर्चा में है। तो चर्चा में क्यों है, इस पे हम नजर डालें तो गगनयान जो कि अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला भारत का एक ऐतिहासिक कदम, पहली यात्रा होगी अंतरिक्ष की मानव की, उस श्रृंखला में गगनयान भी उसके साथ जाएगा। और इसकी चर्चा यद्यपि पहले से होती रही है 2020 से, लेकिन हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा फिर से इसकी चर्चा की गई और गगनयान के साथ इसका उल्लेख किए जाने के कारण फिर से हमको व्योम मित्र सुर्खियों में दिखाई देता है। इस कारण यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे हम चलते हैं अपने अगले बिंदु के अंतर्गत। हम समझते हैं कि व्योम मित्र वस्तुतः क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको हम जान लेते हैं। व्योम मित्र की अगर बात करें तो ये प्रोटोटाइप हाफ ह्यूमैनॉइड है जिसे व्योम मित्र का नाम दिया गया है। प्रोटोटाइप हाफ ह्यूमैनॉइड क्यों कहा गया है? हाफ ह्यूमैनॉइड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी जो शरीर रचना है उसमें नीचे का हिस्सा नहीं बनाया गया है, ऊपर का हिस्सा बनाया गया है। पैरों को इसमें निर्मित नहीं किया गया है, इसलिए इसको हाफ ह्यूमैनॉइड कहा जाता है। और वस्तुतः ये एक रोबोट है, खासकर महिला रोबोट है। इसको महिला का रूप दिया गया है। वो क्यों दिया गया है? क्योंकि अंतरिक्ष में जो मानव मिशन जाएगा गगनयान के माध्यम से, उसमें मूल रूप से 3 जो पुरुष होंगे, उसके अलावा एक प्रतिनिधित्व महिलाओं का करने के लिए इसको सिंबॉलिक रूप से महिला रोबोट बनाया गया है। वैज्ञानिक चाहते तो इसको पुरुष का रूप दे सकते थे। भारतवर्ष में महिलाओं का सम्मान शुरू से है, हम भारतवर्ष को भी माता कहते हैं, इसलिए महिला रोबोट बनाया गया जो गगनयान के साथ भेजने की योजना है। वास्तव में गगनयान की 3 उड़ानें होंगी। जो पहली उड़ान होगी वो मानव रहित होगी, दूसरी उड़ान में व्योम मित्र को भेजने की योजना है, और तीसरी उड़ान में जो कि 400 किलोमीटर की यात्रा तय करके वहां पर पहुंचेगा, उस यान में ऐसी योजना है कि 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा जो 3 दिन वहां पर रुकेंगे और फिर से सुरक्षित अपनी पृथ्वी की सीमा में वापस आएंगे। वास्तव में इसका निर्माण किसने किया? तो ये अगर हम नजर डालें तो इसरो के द्वारा इसका निर्माण किया गया, और इसरो की ही इकाई है IISU, जिसको आप देख सकते हैं इनर्शियल सिस्टम यूनिट। ये दोनों मिलके, वस्तुतः हम कहें तो एक ही इकाई इसरो के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया, ये उसी की इकाई है। वस्तुतः ये नेविगेशन सिस्टम को डेवलप करती है, विकसित करती है और उस प्रणाली पर काम करती है। बाकी उसकी संरचना बनाने और उसको निर्मित करने का काम इसरो करता है, और ये इकाई नेविगेशनल सिस्टम पर काम करती है। तो इन दोनों ने मिलकर इसको विकसित किया है। वास्तव में पहली बार पटल पर 2020 में ही इसका अनावरण किया गया था। बाद में उसकी निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ी और अब ये लगभग अपने फाइनल दौर में पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अगर विशेषता पर नजर डालें तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला रोबोट होगा ये व्योम मित्र, और उड़ान के दौरान कंपन और झटके झेलने की क्षमता इसके अंदर होगी। इसको इस प्रकार से डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। आपको ध्यातव्य हो कि अंतरिक्ष में यात्रा के दौरान काफी फिजिकली फिट होना चाहिए यात्रियों को, इसलिए उनकी कठिन ट्रेनिंग होती है। ठीक उसी प्रकार इस रोबोट को भी इस लायक बनाया गया है कि वो जो भी कठिनाइयां हैं उनको बर्दाश्त कर सके, चाहे वो कंपन हो या झटके हो, ताकि ये उड़ान में
अपनी सफलता को दर्शा सके, जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इस प्रकार से इसकी डिजाइन को डेवलप किया गया है। आगे हम देखें तो इसकी विशेषताओं में ये अपना परिचय दे सकती है। ये अगर आप इससे पूछेंगे तो ये रोबोट अपना परिचय देने में सक्षम है। साथ ही आंतरिक यात्री जो भी उसके साथ जाएंगे ये उनका सहयोग करने में सक्षम है। उड़ान से पूर्व, जब भी ये उड़ेगी उससे पूर्व अंतरिक्ष के लिए जो भी मानव कार्य होंगे, मानवों द्वारा जो कार्य किए जाएंगे उस काम को ये पहले ही करने में सक्षम है। इस दृष्टिकोण से भी मुख्य रूप से अंतरिक्ष यात्रियों के भेजे जाने के तीसरी उड़ान से पहले ही दूसरी उड़ान में इसको भेजने की योजना है। आगे देखें तो अंतरिक्ष यात्रियों की बातचीत को पहचान सकती है, ये उसको रिकॉग्नाइज करके पहचान लेगी कि फला अंतरिक्ष यात्री की ये बात है या फला की बात है। और साथ ही अगर इससे कोई प्रश्न किया जाएगा तो ये उस प्रश्न का जवाब देने में भी पूर्ण रूप से सक्षम है। केबिन के अंदर का जो पर्यावरण का बदलाव होगा, उसके अंदर के वातावरण में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होगा तो ये उसको पहचान लेगी और उसको पहचानने के साथ ही उसकी अगर कोई खतरनाक स्थिति हो तो उस स्थिति के लिए ये चेतावनी भी जारी कर देगी। इस दृष्टिकोण से ये कैपेबल है, ये सक्षम है। अगर इसके परिचालन की बात करें, चलने फिरने की बात करें तो ये आगे झुक सकती है, ये साइड में झुक सकती है, लेकिन पीछे इसका झुकाव संभव नहीं है। इस प्रकार इसकी संरचना को अगर हम देखें तो इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है सेंसर और एक हिस्सा है एक्चुएटर्स। सेंसर बेसिकली इसके वातावरण को समझेगा, साथ ही बोलने की जो प्रणाली है वो कैमरा, स्पीकर, माइक्रोफोन, ये सारे चीज जो है वो सेंसर से अटैच हैं। तो एक हिस्सा इसका सेंसर का है जो इन चीजों को नियंत्रित करेगा। साथ ही एक्चुएटर्स की अगर बात करें तो एक प्रकार का ये मोटर है जो इसके चलने फिरने में सहायता प्रदान करेगा। आगे अगर हम देखें तो व्योममित्र के कार्य क्या क्या होंगे। कार्यों की अगर बात की जाए तो गगनयान के यंत्रों की निगरानी, सबसे पहला काम तो यही है। गगनयान के जो भी उसकी प्रणाली है उसमें जो भी यंत्र लगे हैं उसकी निगरानी का ये काम करेगा, एक महत्वपूर्ण कार्य है। साथ ही कमांड सेंटर की जो है वो भी निगरानी करेगा। कमांड सेंटर वो जगह होता है जहां से सारी प्रणाली को नियंत्रित किया जाता है, एक तरह से उसका ध्रुव कह लीजिए, केंद्र कह लीजिए। यान के स्विच पैनल की भी निगरानी करेगा। साथ ही यान की जो जीवन रक्षक प्रणाली है उसका कार्य भी ये देखने का काम करेगा। इस दृष्टिकोण से आप देखें तो व्योममित्र के कार्य काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही मानव शरीर पर होने वाले बदलावों का अध्ययन कर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रणालियां ठीक ढंग से काम कर रही हैं या नहीं। तो ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो इसी दृष्टिकोण से इसको व्योममित्र नाम दिया गया। वस्तुतः व्योम जो है संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब ही होता है आकाश, और मित्र मतलब आप समझ ही सकते हैं मित्र। तो आकाश में जो व्यक्ति मित्रता निभा सके, इसके कार्यों ने ये बात प्रमाणित कर दी कि ये आकाश में जाने के बाद जो भूमिका इसकी है वो मित्रता से कम नहीं है। अब चूंकि ह्यूमैनॉइड है, ये आपको शुरू में ही बताया गया कि ये हाफ ह्यूमैनॉइड है। हाफ ह्यूमैनॉइड इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी शारीरिक संरचना में नीचे का हिस्सा नहीं बनाया गया, इसका धड़ बनाया गया, पांव नहीं बनाया गया। हाफ ह्यूमैनॉइड कहा गया। तो ह्यूमैनॉइड क्या होता है, एक दृष्टि इस पर भी डालते हैं। बेसिकली ह्यूमैनॉइड का मतलब ही होता है कि जो ह्यूमन की तरह से दिखाई दे, मानव की तरह से दिखाई देने वाली संरचना को ही हम ह्यूमैनॉइड कहते हैं। क्योंकि ये भी जितने भी ह्यूमैनॉइड हैं इनका पुराना इतिहास रहा है, ये पहले से ही बनाए गए रहे हैं। अंतरिक्ष में पहला कदम जब यूरी गागरिन द्वारा रखा गया था तो उस समय भी एक ह्यूमैनॉइड उनके साथ गया था। ह्यूमैनॉइड वस्तुतः मानव अभिव्यक्तियों, क्रियाकलापों का विकल्प जो है वही अर्ध मानव है। मानव की जो अभिव्यक्ति होती है, जो क्रियाकलाप होते हैं, उनका अगर कोई विकल्प तैयार किया जा सके इस प्रकार का जो मानव जैसा ही दिखाई दे तो उसको हम अर्ध मानव कह सकते हैं। अर्ध मानव अर्थात ह्यूमैनॉइड कह सकते हैं। एक रोबोट का आकार मानव सदृश हो, जो इसकी धड़ हो, हाथ हो, पैर हो, सिर हो, मतलब मानवीय संरचना के जैसा हो। साथ ही वो मानवीय हाव भाव को समझने में पूर्ण रूप से समर्थ हो। केवल उसकी शारीरिक संरचना ना हो बल्कि वो मानव के हाव भाव को समझ सकता हो, इंसान की तरह चल फिर सकता हो, उसके सवालों का जवाब देने में सक्षम हो। साथ ही इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एल्गोरिदम डिजाइन से ये लैस होता है। इसी के आधार पर यह प्रणाली इसकी जो मानव की तरह, मानव को समझने की बात हो गई, उसकी तरह चल चलन और हाव भाव की बात हो गई, वो इन्हीं के कारण होता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एल्गोरिदम डिजाइन से लैस होने के वजह से। खुद से निर्णय लेने की क्षमता इसके अंदर नहीं होती है। एक तरह से हम कहें तो ये जब ऊपर से कोई आउटपुट होगा तो उसके हिसाब से ये संचालित होगा। खुद से अगर निर्णय लेने लगेगा तो
कुछ दुविधाएं दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए खुद से ये निर्णय लेने की क्षमता इसके अंदर नहीं है। इसके निर्माण हेतु मानव शरीर की रचना और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तब इसको बनाया जाता है। जाहिर तौर पे हम देख सकते हैं कि जब मानव की तरह बनाना है तो मानव शरीर की रचना और उसके व्यवहार का अध्ययन किए बगैर हम इसको मानव की तरह नहीं बना सकते हैं। इसको बनाने में हार्डवेयर, बायोमैकेनिज्म, सॉफ्टवेयर, इन तीनों के ही तालमेल से काम किया जा सकता है। और जैसा कि आपको शुरू में बताया गया कि सेंसर और एग्जीक्यूटर दो इसके पार्ट होते हैं, इन्हीं पार्ट के आधार पर आपके पीछे व्योममित्र की भी व्याख्या की गई थी। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या यह पहली बार है कि व्योममित्र नहीं जा रहा है गगनयान के साथ? तो नहीं, अंतरिक्ष में जाने वाले यानों के साथ पहले भी इस तरह के ह्यूमैनॉइड्स भेजे जा चुके हैं, जिसके उदाहरण आप पीछे पटल पर देख सकते हैं। अगर हम एक दृष्टि इनके ऊपर डालें तो यूरी गागरिन जब गए थे अंतरिक्ष में तो उनके साथ एक इवान नाम का ह्यूमैनॉइड भेजा गया था, ह्यूमैनॉइड जैसा था। साथ ही जापान की एक ऐसी ह्यूमैनॉइड है, आप देख सकते हैं पीछे पटल पर उनकी कुछ तस्वीरें भी हैं। जापान की एक ऐसी ह्यूमैनॉइड है जो टेलीविजन एंकर भी है, जिसका नाम एरिका है। ये इसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, ये एरिका की तस्वीर है। ये टेलीविजन एंकर है, टेलीविजन पर एंकरिंग का काम करती है। इसके बाद ही 2011 में नासा के द्वारा रोबोनाट 2 अंतरिक्ष में भेजा गया था। नासा ने रोबोनाट 2 भेजा था अंतरिक्ष में, ये भी आप देख सकते हैं। और 2013 में जापान ने किरोबो रोबोट को भेजा था। किरोबो रोबोट सबसे छोटा सा ये रोबोट है, 13 इंच का मात्र है, जापान द्वारा भेजा गया था, ये आप देख सकते हैं। उस समय कोची बकाटा नाम के एक यात्री थे, उनके साथ इसको भेजा गया था। काफी छोटा ये रोबोट है। सोफिया सर्वप्रसिद्ध ह्यूमैनॉइड है। सोफिया काफी चर्चित रहा क्योंकि आपको पता है कि सोफिया, ये तस्वीर में आप सोफिया को देख सकते हैं, चर्चित इसलिए रहा क्योंकि एक ऐसा रोबोट है जिसको कि नागरिकता दी गई, नागरिक रोबोट है, सऊदी अरब द्वारा इसको नागरिकता दी गई। आप देख सकते हैं कि 11 अक्टूबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और 25 अक्टूबर को सऊदी अरब की नागरिकता मिलने के साथ ही ये पहली महिला नागरिक रोबोट बनी, तो इस कारण भी ये काफी प्रसिद्ध हुई। 2019 में रूस का फेडोर, जो कि 5 फुट 11 इंच का है, 160 केजी का है, यहां पर आप देख सकते हैं, यह भी एक प्रकार का ह्यूमैनॉइड था जो काफी मानव कद का था, लेकिन मानव के वजन से काफी ज्यादा वजन इसका था। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो कि ह्यूमैनॉइड्स के उदाहरण हैं। इसके बाद परिपाटी के अनुरूप हम प्रश्न करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले बताते चलें कि अंतरिक्ष में रोबोट भेजने के लाभ क्या हैं। क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि हमने व्योममित्र तैयार किया गगनयान के साथ भेजने के लिए? तो वास्तव में अंतरिक्ष में मानव अगर डायरेक्ट कदम रखे तो कुछ रिस्क होते हैं, उनसे बचने के लिए हम रोबोट को साथ में भेजते हैं या उससे पहले भेजते हैं। पहले कुछ जंतुओं को, जानवरों को भेजने का भी काम किया गया। लाइका का आपने नाम सुना होगा, एक कुतिया थी जिसको भेजने की कोशिश की गई। अंतरिक्ष में रोबोट को भेजने के लाभ क्या हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि सस्ता होता है। अगर किसी भी मानव को भेजा जाए तो उसके रहन सहन, खान पान, विशेष रूप से दैनिक क्रियाकलापों के लिए काफी धन की आवश्यकता होती है। वो धन जो है, उस धन की खपत बच जाती है, तो इस दृष्टिकोण से सस्ता होता है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में ये रह सकते हैं। वहां की पर्यावरणीय गतिविधियों का जो प्रभाव मानव शरीर पर पड़ेगा, मानव शरीर की तुलना में इन पर वो प्रभाव कमतर होगा। कार्य पूर्णता के बाद अंतरिक्ष में इसको नष्ट किया जा सकता है। जब तक कार्य वहां पर सिद्ध हो तब तक इनको रखा जाए, उसके बाद आवश्यकता नहीं है तो इनको नष्ट किया जा सकता है। मानव के संदर्भ में ये रिस्क होता है, कई बार ऐसा होता है कि आखिरी चरण में अगर मानव वापस आते आते, कल्पना चावला के केस में आपने देखा था, तो वो रिस्क इसमें नहीं होता है। साथ ही अत्यधिक ताप और विकिरण को झेलने की क्षमता इसके अंदर होती है, जो कि मानव के संबंध में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। इस दृष्टिकोण से ये रोबोट भेजने के कुछ लाभ थे। अंत में हम आते हैं परिपाटी के अनुसार आज के अभ्यास प्रश्न पर। इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कि निम्न कथनों पर विचार करें। व्योममित्र को उड़ान योजना के तृतीय चरण में भेजने की योजना है। दूसरा कथन है यह इसरो द्वारा निर्मित किया गया। इनमें से कौन सा कथन या कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस मित्र अर्थात व्योममित्र को आप समझे होंगे, और इस उम्मीद के साथ कि आप लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।